अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। कोर्ट में भोजशाला का सच, एएसआई की 2000 पन्नों की रिपोर्ट, अब सुलझ जाएगा विवाद। ब्रेन कैंसर की दवाई तैयार, अब ब्रेन कैंसर नहीं लाइलाज, बिना साइड इफेक्ट बीमारी को बाय बाय। और घर को चले भगवान जगन्नाथ घोष से गूंजी बहुड़ा यात्रा, मौसी के घर से चले भगवान। अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला की। भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, इसी को लेकर दो समुदायों में विवाद का मामला कोर्ट में है। कोर्ट के आदेश पर भोजशाला परिसर का सर्वेक्षण हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने 3 महीने से ज्यादा वक्त तक सर्वे का काम किया। इसके बाद अब उसने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। अब मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होनी है। भोजशाला सर्वेक्षण की रिपोर्ट अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में है। एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की, जो करीब 2000 पन्नों की है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका को लेकर हुए सर्वे पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट हमने प्रस्तुत कर दी है। उस रिपोर्ट के अंदर जो भी कहा है वो उसके लिए कमेंट करने के लिए अभी रोका है। अभी नो कमेंट्स ऑन दिस इशू। चूँकि माननीय न्यायालय का आदेश था कि रिपोर्ट पिटिशनर और रेस्पोंडेंट के सभी काउंसिल्स को प्रोवाइड किया जाए, तो उनके सभी काउंसिल्स को प्रोवाइड कर दिए। एएसआई को 2 जुलाई को हाई कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया था, लेकिन रिपोर्ट पूरी न होने के चलते एएसआई की टीम ने 4 सप्ताह का समय कोर्ट से मांग लिया था। कोर्ट ने उसे 2 हफ्ते का समय देते हुए 15 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था और मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की गई थी। आज माननीय हाईकोर्ट में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर हुए सर्वे पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। धार के हिंदू समाज ने, जिले के हिंदू समाज ने भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए महाराजा भोज स्मृति वसंतोत्सव समिति के बैनर से कड़ा संघर्ष किया है। कानूनी लड़ाई हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के श्री हरिशंकर जी जैन, विष्णु शंकर जी जैन, रजनाथ जी अग्निहोत्री के नेतृत्व में हुई है। माननीय हाईकोर्ट इंदौर में विषय चल रहा है। 22 जुलाई इसकी अगली तारीख है। वो रिपोर्ट में क्या है वो तो 22 तारीख को हाईकोर्ट संज्ञान में लेगा, पर हमें लगता है जितने हाईकोर्ट जो सर्वे के समय पे जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए, निश्चित ही सनातन धर्म का स्थान है। धार भोजशाला का इतिहास सदियों पुराना है और लंबे समय से इसको लेकर विवाद भी चल रहा है। भोजशाला को हिंदू समुदाय वाग्देवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर माना जाता है, जबकि मुस्लिम पक्ष 11वीं सदी के इस स्मारक को कमाल मौला मस्जिद बताता है। ये परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के संरक्षण में है। हिंदुओं को प्रत्येक मंगलवार को परिसर में वाग्देवी मंदिर में पूजा करने की अनुमति है, जबकि मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार को परिसर के एक तरफ स्थित मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाजत है। भोजशाला विवाद को लेकर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम के संगठन ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने 11 मार्च को एएसआई को भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, जिसके बाद एएसआई ने 22 मार्च से इस परिसर का सर्वेक्षण शुरू कर दिया था। 27 जून तक सर्वे का काम चला। 98 दिनों के बाद सर्वे का काम खत्म हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अलग अलग पद्धतियों से भोजशाला में सर्वे करवाया। कार्बन डेटिंग, जीपीएस सहित दूसरी तकनीक भी इस दौरान अपनाई गई। भोजशाला के कई बड़े हिस्से में इस दौरान खुदाई भी की गई। सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की गई। कोर्ट में सौंपी गई सर्वे रिपोर्ट का खुलासा होने की बात भी सामने आ गई है, जिसके मुताबिक भोजशाला परिसर में चांदी, तांबे, एल्युमिनियम और स्टील के कुल
31 सिक्के मिले हैं। साइट पर पाए गए सबसे पुराने सिक्के इंडो सासेनियन है, जो 10वीं और 11वीं शताब्दी के हो सकते हैं, जब परमार राजा धारबे अपनी राजधानी के साथ मालवा में शासन कर रहे थे। जांच के दौरान कुल 98 मूर्तियां, मूर्ति कला के टुकड़े और मूर्ति कला चित्रण के साथ वास्तुशिल्प देखे जाने की बात भी सामने आई है। पश्चिमी स्तंभ में 2 अलग अलग स्तंभों पर उत्कीर्ण 2 नाग कामिका शिलालेख व्याकरणिक और शैक्षिक रुचि के बताए जा रहे हैं। ये 2 शिलालेख एक शिक्षा केंद्र के अस्तित्व की परंपरा की ओर संकेत करते हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी स्थापना राजा भोज ने ही की थी। ये बात आज रिपोर्ट से साबित हो गई है, प्रमाणित अच्छी तरह हो गई है। कोई इसको काट नहीं सकता कि वहाँ पहले हिंदू मंदिर था और वेद शास्त्र संस्कृत धार्मिक शिक्षा के पठन पाठन का कार्य वहाँ होता था। 7/4/2003 को जो एसआई ने ऑर्डर किया था नमाज पढ़ने का, उनका आदेश दिया था, यानी उनको परमिट किया था, वो आदेश बिल्कुल गैरवाजिब है, इलीगल है, असंवैधानिक है। दूसरी बात आपको बतला दूं, 94 से ज्यादा टूटी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। वहाँ सारे खम्भों पर वेद और शास्त्रों की ऋचाएं मिली हैं, संस्कृत श्लोक मिले हैं, पुरानी कलाकृतियां मिली हैं और बहुसंख्या में इतनी सामग्री है कि कोई भी देख के कह देगा कि यह भव्य पाठशाला और मंदिर था। हाई कोर्ट में एएसआई की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पर लगी रोक के खिलाफ जल्द सुनवाई की मांग की है। शीघ्र सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। जो वहाँ की कमेटी है, मॉस कमेटी है, वो सुप्रीम कोर्ट आई थी इंदौर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ, जिसमें एएसआई सर्वे को अपॉइंट किया गया था, एएसआई को नियुक्त किया गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को निर्देश पारित किया था कि एएसआई विल नॉट प्रोसीड, इंदौर हाई कोर्ट विल नॉट प्रोसीड फर्दर इन टर्म्स ऑफ द एएसआई रिपोर्ट। तो अभी इंदौर हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे एक पार्शियल स्टे है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर बेंच में इस मामले की अगली सुनवाई पर रोक तो लगाई थी, लेकिन साथ में एएसआई सर्वे को हरी झंडी भी दे दी थी। अब सर्वे की रिपोर्ट हाई कोर्ट में सौंपी जा चुकी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में सुनवाई पर लगी रोक के मामले में जल्द सुनवाई की मांग भी की गई है। धार से छोटू शास्त्री और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भोजशाला परिसर की सर्वे रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन से बातचीत की हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने। सुनिए उन्होंने पूरे मामले को लेकर क्या कहा। राजा भोज की नगरी धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। सार्वजनिक कहें तो वो कोर्ट में दाखिल कर दी गई है और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे ये सिद्ध हो रहा है कि वहाँ एक सनातन धर्म का यानी प्राचीन हिंदू मंदिर था। वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जिसको लेकर एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया। हमारे साथ इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन हैं। विष्णु, ये रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, रिपोर्ट 2000 पेजेस में रन करती है। आज ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट के सामने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने अपनी रिपोर्ट फाइल की है और बेसिकली रिपोर्ट के अभी हम कंटेंट्स का अध्ययन कर रहे हैं। पर मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि रिपोर्ट से हमारा जो केस है वो और स्ट्रांग हुआ है और हम आगे आने वाले समय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने मांग करेंगे कि जो 1 अप्रैल 2024 को इंदौर हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्चुअल स्टे लगाया था, उसको वेकेट किया जाए और इस रिपोर्ट के परसुएंस में इंदौर हाई कोर्ट को परमिशन दी जाए प्रोसीड करने की। इस मांग को लेकर आज मैंने सुप्रीम कोर्ट में मैटर मेंशन भी किया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में जो भोजशाला का सच है वो सबके सामने आएगा। तो इसमें अभी तक रिपोर्ट के अगर मुख्य बिंदु देखें तो क्या क्या हैं? देखिए, रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या हैं उसमें अभी मैं ज़्यादा अभी क्योंकि उसका अध्ययन कर रहे हैं, आज ही ये रिपोर्ट फाइल हुई है तो वी आर गोइंग थ्रू द रिपोर्ट एंड स्टडिंग। पर मैं एक शॉर्ट में आपको इतनी बात ये बता सकता हूँ कि उस रिपोर्ट से ये साबित होता है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर था, एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वहाँ पे एग्जिस्ट करता था जिसको गलत ढंग से एक मॉस्क का शेप देने की कोशिश की गई है और इसीलिए हमने जो मेन मांग रखी थी कि 2003 में
जो आदेश पारित किया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जिसमें परमिशन दी थी कि यहाँ पे ट्यूसडे को हिंदू पूजा करेंगे और इसी जगह पे फ्राइडे को मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ेंगे, वो गलत आदेश था। उसको इंदौर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। और जो सेक्शन 16 ऑफ ASI एक्ट 1958 में लिखा हुआ है कि आप किसी जगह पे वो काम नहीं करेंगे जो उसके मूल स्वरूप के खिलाफ है, तो इस जगह का मूल स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है। अब ये सारी बातें हम कोर्ट के समक्ष रखेंगे। हिंदू पक्षकार ये कह रहे हैं कि वहाँ बीच में यज्ञशाला है, और जबकि मुस्लिम पक्षकार ये कह रहे हैं कि वो वजू खाना था। नहीं, बिल्कुल गलत है। कोई वहाँ पे वजू खाना नहीं था, वो यज्ञशाला थी। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पिलर्स हैं जहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां और चिन्ह बने हुए थे, जिसको मिटाया गया है। संस्कृत की ऋचाएं हैं। सर्वे के 98 डेज के सर्वे के दौरान बहुत सारे हिंदू मंदिर के और हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह और मूर्तियां वहाँ से बरामद हुई हैं सर्वे के दौरान। बोधशाला मामले को लेकर कानून व्यवस्था बरकरार रहे, इसी को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सचेत है। धार के SP के मुताबिक हाईकोर्ट में ASI की रिपोर्ट पेश होने के बाद पूरी एहतियात बरती जा रही है। देखिए, माननीय हाई कोर्ट के निर्देश के पालन में ASI के द्वारा भोजशाला का सर्वे संपन्न किया जा चुका है और आज माननीय हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई है। कानून व्यवस्था के हिसाब से पूरे धार शहर में 4 चौबंद पुलिस व्यवस्था लगा करके हम लोगों ने शांति व्यवस्था कायम करने का प्रयास किया है। मैंने सभी जिले वासियों से, शहर वासियों से एक एडवाइजरी जारी किया हुआ है, किसी भी तरह के अफवाह में न जाएं, किसी भी तरह के सोशल मीडिया पे ऐसा कोई फेक न्यूज़ या गलत न्यूज़ न डालें, पोस्ट न करें, जिससे समाज में अशांति अफवाह फैले और कहीं न कहीं से सांप्रदायिक माहौल खराब हो। हमारे चप्पे चप्पे पे भोजशाला के आसपास पूरे कस्बे में पॉइंट पिकेट लगे हुए हैं। साथ ही पूरा चूँकि मामला कोर्ट में माननीय न्यायालय में लंबित है और इसमें अभी सुनवाई होना बचा है, तो किसी भी तरह से माननीय न्यायालय के बाहर कानून व्यवस्था के हिसाब से कहीं कोई स्थिति विपरीत न हो, इसके लिए हमने पुख्ता इंतजाम किया है। हमारी पूरी खुफिया पुलिस एक्टिव है। हर व्यक्ति के सोशल मीडिया को हम तरीके से सर्विलांस कर रहे हैं और कानून व्यवस्था संबंधी अफवाह फैलाने वालों पे हमारी कड़ी नजर है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक ऐसी बीमारी की जिसका इलाज अब तक नहीं है, लेकिन IIT दिल्ली के एक स्कॉलर ने इसकी दवा बनाने को लेकर दावा किया है। बीमारी है ब्रेन कैंसर। देखिए हमारी रिपोर्ट। IIT दिल्ली का ये लैब देश में ब्रेन कैंसर, खासकर ग्लियोब्लास्टोमा से जूझ रहे लाखों मरीजों के लिए एक उम्मीद लेकर आया है। सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी जैसी सुविधाओं के बावजूद काफी घातक माने जाने वाले ग्लियोब्लास्टोमा का अभी तक सही इलाज नहीं मिल सका है। इसकी एक बड़ी वजह इंसानी दिमाग का सबसे जटिल अंग होना भी है। शरीर में बाकी अंगों की तुलना में ब्रेन की सर्जरी सबसे मुश्किल है। सर्जरी के जरिए ट्यूमर नहीं निकाल पाने की स्थिति में ब्रेन कैंसर से जूझ रहे व्यक्ति की आयु बमुश्किल 1 से 1.5 साल तक की ही होती है। ब्रेन कैंसर दुनिया में 5वां सबसे कॉमन कैंसर है। सबसे ज्यादा ये बच्चों में होता है, खासकर 0 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों में। लेकिन चाहे बच्चे हो या किसी भी उम्र का इंसान, ब्रेन कैंसर होने के बाद ज्यादा से ज्यादा वो 12 से 18 महीने तक जीवित रहता है। और अगर टाइम पर इसे डायग्नोस कर भी लिया गया तो कोई भी अधिकतर 5 साल तक ही जीवित रह सकता है। ये कैंसर इतना ज्यादा खतरनाक है। तेजी से बढ़ने वाला ग्लियोब्लास्टोमा कैंसर दिमाग और रीढ़ की हड्डी में फैलता है। शुरुआत में ये एक छोटा ट्यूमर होता है जो कुछ हफ्तों के अंदर ही जानलेवा बीमारी बन जाती है और 12 से 18 महीने के अंदर इससे शिकार व्यक्ति की जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन IIT दिल्ली में इस रिसर्च के बाद ब्रेन कैंसर के खिलाफ उम्मीद की एक किरण जागी है। हम एक एडवांस थेरेपी पे काम कर रहे हैं जिसको हम इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। उसकी 2 ड्रग्स हैं जो ऑलरेडी क्लिनिकली दुनिया में स्टडी करी जा रही हैं। एक का नाम है CD40 एंटीबॉडी और अनदर का नाम है RRX001। जो दोनों ड्रग है वो बहुत क्षमता रखती है कैंसर को कम करने में, बट वो स्टिल यूज नहीं हो पा रही क्लिनिक्स में क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। वो ट्यूमर को तो बहुत सुकेड़ देती है, छोटा कर देती है, बट एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, लीवर बहुत टॉक्सिसिटी देती है। IIT दिल्ली में कैंसर पर PhD कर रहे विदित गौड़ ने 2 ड्रग्स को मिलाकर एक ऐसे फॉर्मूला को तैयार किया है जो ब्रेन सेल्स यानी दिमाग की कोशिकाओं को अनियंत्रित तरीके से बढ़ने नहीं देगी। इसके साइड इफेक्ट्स को भी कम करने पर काम चल रहा है।
तो इसको डिजाइन करने के लिए हमने एक लिपिड पार्टिकल बनाया जिसको हम यूजली लाइपोसोम्स बोलते हैं, और हमने 2 ड्रग्स को जो CD40 एंटीबॉडी है और RRX001 है इनको कॉन्जुगेट करा केमिकली, और इस सिस्टम को हम इम्यूनोजोम बोल रहे हैं। इसके थ्रू हम कैंसर के अंदर दोनों ड्रग्स को एक साथ एक पार्टिकल के अंदर दे रहे हैं जो धीरे धीरे दोनों ड्रग्स को धीरे धीरे रिलीज करेगा, जिससे जो एफिकेसी है दोनों ड्रग्स की इंडिविजुअली वो भी बढ़ जाएगी और जो टॉक्सिसिटी है वो भी कम हो जाएगी। और सेम जो रिजल्ट्स हैं वो हमने अपने रिसर्च में देखे। CD40 एंटीबॉडी और RRX001 ड्रग को मिलाकर तैयार हुई दवा का चूहों पर ट्रायल पूरा हो चुका है। ग्लियोब्लास्टोमा मरीजों में अगली स्टेज का ट्रायल शुरू होने की भी उम्मीद है। एनिमल मॉडल्स मतलब माइस के अंदर, चूहे के अंदर हमने ट्यूमर को, सेल्स को इंजेक्ट करा ताकि उनके अंदर ट्यूमर बन पाए। बाकी सब ग्रुप्स में ट्यूमर ओवर द टाइम बहुत जल्दी बढ़ता रहा। मतलब आपने अगर आज डे 0 को अगर मैं मान लूँ उसमें इंजेक्ट करा ट्यूमर एक चूहे के अंदर, तो डे 14 पर जो माइस है उसका ट्यूमर बहुत बड़ा हो गया था, इतना बड़ा कि वो ऑलमोस्ट फ्यू डेज पे माइस की डेथ हो गई थी। बट इम्यूनोजोम वाले चूहे में जिसके हमने अंदर इम्यूनोजोम इंजेक्ट करा सिर्फ 2 बार, उससे जो है जो ट्यूमर है वो ओवर द टाइम छोटा होता है और श्रिंक हो गया एकदम। 90 दिनों के बाद दोबारा उसी चूहे में कैंसर सेल डाले गए, लेकिन पहले दी गई दवा की वजह से कैंसर सेल का कोई असर नहीं हुआ। मतलब ट्रायल के दौरान उस चूहे में कैंसर लौटकर नहीं आया। दुनिया में ब्रेन कैंसर 5वां सबसे आम कैंसर है। हर साल दुनिया में ब्रेन ट्यूमर के 3 लाख मामले सामने आते हैं। अगर भारत की बात करें तो हर साल 40 से 50 हजार लोगों में ब्रेन ट्यूमर का पता चलता है, जिनमें 24,000 लोगों की 12 से 18 महीने के अंदर ही मौत भी हो जाती है। इनमें 20% बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 14 साल तक ही होती है। बच्चों में पाए जाने वाले ग्लियोब्लास्टोमा कैंसर की हिस्सेदारी 8 से 12% के बीच है। ऐसे में ये नया फॉर्मूला अगर ह्यूमन ट्रायल में भी सक्सेसफुल होता है तो कैंसर के इलाज के क्षेत्र में ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। कैमरामैन इमैनुअल के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, IIT दिल्ली। सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और बोन मेरो ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाओं के बावजूद कैंसर का अभी तक सही से इलाज नहीं मिल पाया है। हालांकि कैंसर लाइलाज न रहे, इसके लिए पूरी दुनिया के विशेषज्ञ शोध में जुटे हुए हैं। शरीर की कोशिकाएं कैंसर कैसे बन जाती हैं, शोधकर्ता इस अबूझ पहेली को भी सुलझाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। परंपरागत रूप से कैंसर कोशिकाओं की रोकथाम के लिए मेडिकल साइंस अभी तक कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या फिर सर्जरी तक ही सीमित रही है। ऐसे में ह्यूमन ट्रायल के बाद इम्यूनोथेरेपी के लिए इस फॉर्मूले को स्वीकृति मिलने से भारत में भी हर साल हजारों लोगों की जान बचाई जा सकेगी, जिनमें कैंसर के कुल मरीजों में शामिल 20% मासूम बच्चे भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जगत के पालनहार की, भगवान जगन्नाथ की। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलदाऊ और बहन सुभद्रा के साथ अपनी गुंडिचा मौसी यानी कि गुंडिचा मंदिर से अपने श्री मंदिर लौट आए हैं। 8 दिनों तक मौसी के घर रहने के बाद प्रभु अब अपने धाम में विराजमान हो जाएंगे। गुंडिचा मंदिर से पुरी मंदिर तक इस रथ यात्रा को बाहुड़ा यात्रा के नाम से जाना जाता है और इस यात्रा के आरंभ से समापन के बीच भारतीय संस्कृति और उपासना की बेजोड़ झलक दिखती है। पूरे रीति रिवाज और अनुष्ठान के साथ बाहुड़ा रथ यात्रा का भव्य आयोजन होता है और इस दौरान आस्था, परंपरा और उत्सव के रंग देखने को मिलते हैं। रथ यात्रा की शान और उसकी भव्यता को निहारने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। इस बार भी भगवान जगन्नाथ के अपने घर यानी कि पुरी मंदिर लौटने की खुशी में भक्तों के चेहरे और उनके उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। पूरे रास्ते भक्ति में सराबोर भक्त झूमते, नाचते, गाते नजर आ रहे हैं। जब तक भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर यानी कि गुंडिचा मंदिर में रहते हैं, तब तक 9 दिन तक जगन्नाथ मंदिर खाली रहता है, यानी कि मंदिर में भगवान जगन्नाथ का आसन खाली रहता है। जब तक भगवान जगन्नाथ मंदिर में लौट नहीं आते, तब तक प्रभु के बेहद खास दोस्त यानी कि नीलमाधव आसन के सामने बैठते हैं, जो सामान्य दिनों में नजर नहीं आते, क्योंकि तब नीलमाधव जगन्नाथ जी के आसन के पीछे बैठे होते हैं। इसके बाद जब रथ यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ वापस अपने आसन पर आते हैं तो फिर नीलमाधव मां लक्ष्मी के बगल में विराजमान हो जाते हैं। इसके बाद एक और अनोखी परंपरा निभाई जाती है, जिसमें श्री जगन्नाथ जी मां लक्ष्मी को मनाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि हरण एकादशी के दिन जगन्नाथ और रुक्मिणी का विवाह हुआ था।
इसके दूसरे दिन ही पूर्णिमा होती है, जिसकी वजह से भगवान जगन्नाथ 108 तालाबों में स्नान करते हैं। खुले में स्नान करने की वजह से उन्हें बुखार आ जाता है और 15 दिनों के लिए इलाज के लिए वो एकांतवास में चले जाते हैं। जब तबीयत सही हो जाती तो भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर चले जाते हैं। लेकिन तब तक विवाह के दौरान लगाई गई मां लक्ष्मी और जगन्नाथ जी की गांठ भी नहीं खुलती है। ऐसे में मां लक्ष्मी उदास हो जाती हैं। तब मां लक्ष्मी अपनी जेठानी विमला यानी कि जगन्नाथ जी के बड़े भाई बलभद्र की पत्नी से आज्ञा लेकर तुरंत ही ससुराल के लिए निकल जाती हैं। लेकिन जब मां लक्ष्मी गुंडिचा मंदिर पहुंचती हैं तो डर के मारे भगवान जगन्नाथ न तो दरवाजा खोलते और न ही उनसे मिलते हैं। मां लक्ष्मी अपने पति यानी कि भगवान जगन्नाथ की इस बेरुखी को सहन नहीं कर पाते हैं और वो गुस्से से तमतमा जाती है। इसी गुस्से में मौसी के घर के दरवाजे के बाहर खड़े जगन्नाथ जी के रथ के पहिए तोड़ देती है और उसी गुस्से में श्री मंदिर लौट आती है। मां लक्ष्मी के लौटने पर जगन्नाथ जी के बेहद करीबी दोस्त नीलमाधव उनको धैर्य रखने की सलाह देते हैं। इस बीच आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ वापस अपने मंदिर आ जाते हैं, लेकिन मां लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ के लिए दरवाजा नहीं खोलती। आखिरकार नीलमाधव किसी तरह भगवान जगन्नाथ और मां लक्ष्मी के बीच सुलह करवा देते हैं, जिसके बाद मां लक्ष्मी मान जाती हैं। खास तोहफे के तौर पर जगन्नाथ जी मां लक्ष्मी को सफेद रसगुल्ला खिलाते हैं। बावड़ा यात्रा की मिसाल मिलना दुर्लभ है। भव्यता और दिव्यता के मामले में ये किसी भी धार्मिक यात्रा का एक बहुत ही बड़ा अनुष्ठान है। इस वक्त यात्रा में 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हैं। बावड़ा यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्राउड मैनेजमेंट यानी कि भीड़ प्रबंधन के लिए ओडिशा पुलिस की 180 पलटन और 1000 से अधिक अधिकारी जुटे हुए हैं। और बाद ग्रेट अंबानी उत्सव की पहले शानदार प्री वेडिंग, फिर भव्य शादी समारोह, उसके बाद विवाह का मंगल उत्सव। ऐसा लग रहा है कि जैसे अनंत राधिका की शादी के फंक्शंस भी अनंत ही होने वाले हैं, क्योंकि प्री वेडिंग समारोह के बाद अब चर्चा पोस्ट वेडिंग सेरेमनीज की भी हो रही है। अंबानी परिवार अनंत और राधिका की शादी को शानदार तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है और पिछले कुछ दिनों से मुंबई की धरती पर दुनिया भर के जाने माने सितारे पहुंचे हैं। जामनगर से मुंबई और अब मुंबई से लंदन शादी का जश्न पहुंचने वाला है। प्री वेडिंग सेलिब्रेशन। फिर इटली में महाजश्न और मुंबई में निकली बारात। शादी के महाजश्न में लंदन ठुमकता। मुंबई के बाद अब लंदन में अनंत और राधिका के पोस्ट वेडिंग सेलिब्रेशन की तैयारी की जा रही है। अनंत और राधिका की ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन के बाद अंबानी परिवार अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लंदन में शादी का जश्न मनाएगा। खबरों के मुताबिक अंबानी परिवार एक हफ्ते के अंदर लंदन के लिए रवाना हो सकता है, जहां लंबा वेडिंग सेलिब्रेशन चल सकता है। लंदन में जश्न कितना भव्य होने वाला है, इस बात का अंदाजा पिछले कुछ महीनों से देश में चल रहे अंबानी परिवार के कार्यक्रमों से लगाया जा सकता है। जामनगर में शानदार प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के बाद मुंबई में साल की सबसे बड़ी शादी का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें सेलिब्रिटीज और देश विदेश के बड़े कलाकारों समेत कई नेता शामिल हुए।
अनंत और राधिका की ग्रैंड वेडिंग अंबानी कन्वेंशन सेंटर जियो वर्ल्ड ड्राइव में आयोजित की गई थी और अब नए नवेले जोड़े के स्वागत में लंदन सजकर तैयार होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।